आदाब दोस्तों, आज 19 नवंबर है और सुबह के 6 बजे वादे के मुताबिक आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत के साथ हाजिर हूं। 17 बड़ी खबरें लेकर पल पल न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम। आज हम आपको लेकर चलते हैं सियासी गलियारों तक की तमाम बड़ी खबरों की तफसीलात की तरफ, जहां दुनिया भर में जारी तनाज़े, तेजी से बदलते हालात और सियासी फैसलों के असरात पर हमारी नजर रहेगी। आज के शो में हम देखेंगे कैसे जंग का मंजर बदल रहा है, किस तरह सियासी बयानात नई बहस छेड़ रहे हैं, किन फैसलों का असर अवाम की जिंदगी पर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों की हेडलाइन से। हमास के क़ियादत के तुर्की जाने की खबरें अफवाह साबित। अमेरिकी सेनेटर ने आईसीसी को दी कड़ी चेतावनी, नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान। 24 घंटों में इजरायली अस्पतालों में 66 इजरायली फौजी दाखिल हुए। वहीं सेनेटर बर्नी सैंडर्स, इजरायल की गैर इखलाकी हरकतों से बड़ी असुरक्षा है। वहीं दोस्तों, आज आपको एक बात कहना चाहता हूं दिल से। पल पल न्यूज आपकी आवाज है और ये आवाज कोई दबा नहीं सकता। जिस चैनल पर 3 लाख व्यूज आसानी से आते थे, आज उसे टेक्निकल तरीकों से रोकने की साजिशें हो रही हैं। जो लोग धमकी देते हैं कि चैनल बंद करवा देंगे, वो अब आईटी के जरिए हमारे व्यूज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अगर आपको भी लगता है कि पल पल न्यूज सच्चाई और आपकी आवाज को सामने लाता है, तो कमेंट में लिखे हम साथ हैं, पल पल न्यूज हमारी आवाज है। साजिशें कभी सच को रोक नहीं सकती और आपकी मोहब्बत के आगे ये ताकतें छोटी पड़ जाएंगी। आइए मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने और ये साबित करें कि हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास के क़यादत के तुर्की जाने की खबरें अफवाह, हमास और तुर्की ने किया इनकार। जी हां, आज की अहम खबर हमास से जुड़ी है, जहां कुछ इब्रानी मीडिया के दावे किए जा रहे थे कि हमास के क़यादत ने कतर छोड़कर तुर्की का रुख कर लिया, लेकिन हमास के जिम्मेदार जराये ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो इजरायली कब्जा हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। आज एक तुर्की के सिफारती जराये ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमास का सियासी दफ्तर तुर्की शिफ्ट नहीं हुआ है। उन्होंने वाजे किया कि हमास के सियासी कायदीन वक्त वक्त पर तुर्की का दौरा करते रहते हैं, लेकिन इसे शिफ्ट होने की खबरें हकीकत से दूर है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक अरब सिफारती के हवाले से कहा कि हमास के कुछ अहम कायदीन कतर से तुर्की रवाना हो गए हैं, खासकर तब जब कतर इजराइल और हमास के दरमियान बातचीत में अपनी मध्यस्थता को मुलतवी करना चाहता है। इस बीच रूसी वजीर खारजा के डिप्टी मिखाइल ने कहा कि कतर ने जो मुज़ाकरत मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उम्मीदें काफी कम नजर आ रही हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा पर इजरायली बमबारी तेज, 17 शहीद, दर्जनों जख्मी। दोस्तों, ये ताजा रिपोर्ट जो है गजा पट्टी से सामने आ रही है, जहां इजरायली कब्जा फौज ने उत्तरी गजा में कमिल अदवान अस्पताल के पास मकान पर बमबारी की, जिसमें 17 फिलिस्तीनी शहीद हो गए और कई लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बितलैया के प्रोजेक्ट्स इलाके में इजरायली हमले से दर्जनों शहीद और जख्मी हुए हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक इजरायली बमबारी का ज्यादातर निशाना बितलैया का बाजार बना हुआ है। वहां तोपखाने और गोलीबारी के साथ साथ मैदाना इलाके में सख्त बमबारी जारी है। गजा शहर के जनूबी शर्की और जनूबी गरबी इलाकों में भी इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट है, जबकि गजा के जला स्ट्रीट पर एक मकान को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नई कैंप के उत्तरी हिस्से पर भी इजरायली फौज ने हवाई हमला किया है और तोपखाने से भारी बमबारी को अंजाम दिया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिकी सेनेटर जॉन थुन ने आईसीसी को धमकी दी है
ताजा खबर अमेरिका से आ रही है, जहां अमेरिकी सीनेटर जॉन थुन ने ऐलान किया है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को दिगर इजरायली अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोशिश की तो अमेरिका को आईसीसी पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास करना चाहिए। जॉन थुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि अगर आईसीसी और इसके प्रोसिक्यूटर ने अपने गैरकानूनी और घिनौने इरादों से पीछे नहीं हटे हैं तो अमेरिका की आईसीसी कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानून पास करेगी। जॉन थुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि अगर आईसीसी और इसके प्रोसिक्यूटर ने अपने गैरकानूनी और घिनौने इरादों से पीछे नहीं हटे तो अमेरिकी सीनेट को तुरंत प्रतिबंध कानून पास करना चाहिए। जैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पहले द्विपक्षीय समर्थन के साथ किया था। थून जो जनवरी के सीनेट रिपब्लिकन नेता बनेंगे, उन्होंने वाजे किया कि अगर मौजूदा लीडर चक शुमर ने कार्रवाई नहीं की तो रिपब्लिकन बहुमत इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा और इस कानून को सबसे अहम प्राथमिकता भी देगा। पिछले साल सितंबर में आईसीसी के प्रोसिक्यूटर ने गजा पट्टी में बिगड़ते हालात के मद्देनजर नेतन्याहू और पूर्व इजरायली अमन योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की सिफारिशें भी की थी। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूक्रेनी ड्रोन और रूस का जवाबी हमला, 59 ड्रोन मार गिराए हैं, 10 जख्मी हुए हैं। जी हां दोस्तों, शहर गोरलोवका के मेयर इवान ने बताया कि यूक्रेनी बमबारी में जख्मियों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। इसके अलावा रूसी वजारत दिफा ने यह ऐलान किया कि बीती रात यूक्रेनी ड्रोन हमलों की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। बयान में बताया गया कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम 59 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक 2 ड्रोन को मास्को इलाकों में, 45 को ब्रिनिस्को इलाके में और 6 को क्रुस्क इलाके में और 3 ड्रोनों को बेलारुग्दो और तोला इलाकों में निशाना बनाकर तबाह किया गया है। रूस ने यह दावा किया है दोस्तों कि बीते 24 घंटों में 1620 यूक्रेनी फौजियों का खात्मा किया है और 2 यूक्रेनी ड्रोन को बेलारूद इलाके में मार गिराया है। 4 ड्रोन बोट्स को तबाह किया गया है जो क्रीमिया की तरफ बढ़ रही थी। इस बीच अमेरिकी हुकूमत ने इजाजत दी है कि यूक्रेन अब अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदरूनी इलाकों पर हमलों के लिए कर सकता है। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल के अस्पतालों में 24 घंटों में 66 से ज्यादा इजरायली फौजी जो हैं वो भर्ती किए गए हैं। यानी पिछले 24 घंटों में 66 जख्मियों को इजराइल के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी इलाकों के अस्पतालों में 36 जख्मी दाखिल थे। नहरिया अस्पताल में 19 जख्मी, सफद के जिब अस्पताल में 8 जख्मी, करमेल अस्पताल में 5, बानीसिया अस्पतालों में 2 और हाइफा के रंबाम खिलिल में एक जख्मी को भर्ती किया गया है। इजरायली सेहत वजारत के आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर से 2023 से लेकर अब तक तादाद जो है 22,240 तक पहुंच चुकी है, जिसकी जानकारी भी दी गई है, पर इसके आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि कुदूस और अल अक्सा ब्रिगेड का जवाबी हमला। जी हां, ताजा खबर नबलस के बलाता कैंप से है, जहां अल कुदूस ब्रिगेड और अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने इजरायली कब्जा फौज के हमलों को डटकर मुकाबला किया। मुजाहिदीन ने शहीदों के मजार के पास फौजियों पर भारी फायरिंग की है और एक इजरायली बुलडोजर को धमाका खेज डिवाइस से उड़ाकर उसे नाकारा कर दिया है। अल अक्सा ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि उन्होंने बलाता कैंप में इजरायली फौज के वाहनों को अक्सा एक धमाके खेज डिवाइस से निशाना बनाया। इजरायली कब्जा फौज ने बलाता कैंप में दाखिल होते ही वहां नागरिकों की अमलाक को तबाह करना शुरू कर दिया है।
फलस्तीनी रेड क्रेसेंट के मुताबिक उनकी टीम ने बमबारी के दौरान 2 गंभीर जख्मियों का इलाज भी किया है। इसके अलावा इजरायली फौज ने रमला के उत्तर पूर्व में सिलवात कस्बे पर हमला करते हुए 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। वहीं बैतलहम के दिशे कैंप में भी इजरायली फौज ने तमाम मुख्य और फरई रास्तों को घेरा डालकर बंद कर दिया, जबकि जनूबी वेस्ट बैंक के खलील शहर के पास दूरा कस्बे में भी फौज ने धावा बोल दिया। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रांस ने गुप्त ट्रेनिंग और 2000 यूक्रेनी फौजियों को तैयार कर रहा है मैंक्रा। ताजा खबर फ्रांस से है, जहां इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने खुलासा किया है कि यूक्रेनी सदर जेलेंस्की की जून में पेरिस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी सदर इमिल मैक्रा ने यूक्रेनी फौजियों को गुप्त ट्रेनिंग देने का इरादा जाहिर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूर्वी फ्रांस के एक गुप्त स्थान पर यूक्रेनी फौजियों को ट्रेनिंग हो रही है। यहां फ्रांसीसी फौज दुश्मन की भूमिका निभा रही है। 2000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों की जंगी मोर्चे पर तैनाती के लिए तैयार कर रही है। यूक्रेनी फौजियों को फ्रेंच एयर फोर्स ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में लाया था। तब से ये फौजी फ्रेंच हथियारों पर ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें हावित्ज़र, सीजर तोपे और मिलान एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इस प्रोग्राम में यूक्रेनी ट्रेनर्स भी शामिल हैं, जो कि फ्रांसीसी फौज के साथ मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये 9 हफ्तों की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां फ्रेंच वजीर दिफा सेबस्टिन ने ऐलान किया कि 100 बख्तरबंद गाड़ियों की पहली खेप जल्द ही फ्रांस से यूक्रेन रवाना की जाएगी। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की वापसी से टेक्निकल इंडस्ट्री बेचैन है। जी हां, ताजा चुनाव के नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने जीत का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सियासी फतह करार दिया। लेकिन इस जीत के बाद टेक्निकल और माशी हलकों में बेचैनी और इंतजार की लहर दौड़ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की नई पॉलिसी गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर क्या असर डालेंगी। क्या वो प्राइवेसी कानूनों में बदलाव करेंगी या एंटी ट्रस्ट मामलों को सख्ती से लागू करेंगे। इस ताजा सूरत हाल के बाद टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक नामालूम और मुश्किल दौरा का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसमें डिजिटल दुनिया की तस्वीरें बदलने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं 9वीं खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्स्टर्डम दंगों में यू टर्न। ताजा खबर एम्स्टर्डम से है, जहां हालिया दंगों पर दिए गए बयान से मेयर फेमका ने पीछे हटते हुए कहा कि अगर उन्हें मालूम होता कि जो सियासी इस्तेमाल होगा वो कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करती। 7 नवंबर को एम्स्टर्डम में मकाबी तेल अवीव और आइक्स के बीच यूरोपीय लीग मैच के बाद इजराइल और अरब मुल्कों के फैंस के बीच दंगे भड़क उठे थे। इजरायली अफसरों ने इसे मजरा करार दिया था, मगर वायरल वीडियो में देखा गया कि इजरायली फैंस ने पहले हमला किया और फलस्तीनी के झंडों को हटाने की कोशिश की। मेयर हाल्समा ने न्यूज और वेबसाइट को दिए बयान में कहा कि अगर मैं उस रात के बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो कभी भी मसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने माना कि शब्द का इस्तेमाल डच सियासतदानों ने मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव के लिए किया था, पर अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेतन्याहू के शिन बेट की बर्खास्तगी पर विचार। ताजा खबर इजराइल से आ रही है, जहां इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में तल्खी बढ़ा दी है। यह बयान उनके घर पर 2 फ्लेयर्स बम फेंके जाने की घटना के बाद आया है। नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि उन्हें किसी से दबाव में आने की जरूरत नहीं है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि वो शिन बेट के चीफ रोनिन बार को बर्खास्त करने की योजना बना रहे हैं। इजरायली मामलात के माहिर इमाद अबू अवाद के मुताबिक नेतन्याहू इस वक्त इजरायली अवाम में ये घृणा पैदा करना चाहते हैं कि इजरायल के अंदर कुछ इदारे गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चुनावी प्रक्रिया से बाहर है। अबू अवाद ने कहा कि नेतन्याहू से जुड़े दाईं बाजू के मीडिया से इस वक्त बयान दिया जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ कू
की कोशिश हो रही है। उसका मानना है कि शिनबेट और नेतन्याहू के बीच सख्त तनाजा चल रहा है। नेतन्याहू ये मानते हैं कि शिनबेट उनके प्रति वफादार नहीं है, बावजूद इसके कि वे एजेंसी सीधे वजीर आजम के मजम्मत में उन्होंने इजरायली अवाम, सिक्योरिटी और मिलिट्री इदारों और हुकूमत के लीगल एडवाइजर को सीधा पैगाम दिया है कि उनके खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली लेबनान जंग तेज, इजरायली फौज ने लेबनान के इलाकों पर बमबारी जारी रखी है, जबकि हिजबुल्लाह ने कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने अक्का शहर के उत्तर में स्थित शरगा मिलिट्री बेस पर रॉकेट बमबारी की। इसी दौरान लेबनान हुकूमत ने आज बेरूत में तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नहरिया में इजरायली खातून रॉकेट के शर्रे से जख्मी हुई, जबकि 2 लोग मामूली जख्मी हुए हैं। मगन डेविड एडोम ने बताया कि उत्तर में सायरन बजने के बाद 65 साल की एक औरत को गर्दन में शर्रे लगने से जख्मी पाया गया, जबकि एक शख्स को दहशत की वजह से मेडिकल मदद दी गई। इस बीच गलील इलाके के मार्गलियोत में एक रॉकेट गिरने की खबर भी है। वहीं अल जजीरा के रिपोर्टर ने बताया कि इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के अल खियाम इलाके पर तोपखाने से गोलीबारी की। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उन्होंने अक्का के उत्तर में स्थित शरागा मिलिट्री बेस और गिरनौट गिल बस्ती और रॉकेट हमले किए। इसके अलावा जनूबी अल खियाम के पास इजरायली फौजियों के जमावड़े पर 4 बार रॉकेट से बमबारी की। इस जंग में दोनों तरफ से बमबारी तेज हो गई है और हालत काफी तशवीशनाक हो गए हैं। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस पर यूक्रेनी हमलों की हरी झंडी दे दी गई है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 जाते जाते भड़काना चाहते हैं बाइडेन। यूरोपियन यूनियन से आ रही है, जहां अमेरिकी द्वारा यूक्रेन को रूसी इलाकों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने पर गहरी तशवीश जाहिर की है। क्रेमलिन ने आज बयान देते हुए कहा कि यह अमेरिकी कदम तनाजा को बढ़ाएगा और अमेरिका को जंग में और गहराई से शामिल कर लेगा। उन्होंने बाइडेन हुकूमत पर जंग को भड़काने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ इटली के वजीर खारिजा एंटोनियो तायानी ने अपने मुल्क का मौकिफ को दोहराते हुए कहा कि यूक्रेन को दी गई हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेनी सरजमी पर ही किया जाएगा। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सूडान की जंग को रोकने की कोशिश नाकाम। ताजा खबर न्यूयॉर्क से है, जहां रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल में सूडान में जारी तसादुम को रोकने के लिए पेश किए गए एक प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया। यह प्रस्ताव ब्रिटेन और सियरा लियोन की जानिब से पेश किया गया था, जिसमें सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से कहा गया था कि फौरन जंग बंद करें और एक कौमी सुलह के लिए बातचीत में शामिल हों। प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि दोनों फरीक जंग से जुड़े तमाम हिंसक अमल को रोके और साल 2023 में किए गए अहदनामों के मुताबिक आम नागरिकों की हिफाजत करें। इसमें यह भी कहा गया था कि सूडान में ईरानी मदद के लिए जल्दी और महफूज रास्ते निकाले जाएंगे। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस्र के लोगों का गुस्सा भड़का है। जी हां, मिस्र के सबसे मशहूर तारीखी आसार गिजा की पिरामिड एक बार फिर सुर्खियों में आ रही है। वहीं लेकिन इस बार वजह कोई अच्छी नहीं है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ मजदूरों को खुफू पिरामिड के पत्थरों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सामने आने के बाद मिस्री अवाम और सोशल मीडिया पर यूजर्स में गहरा गुस्सा देखा जा रहा है। मिस्री यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों इन ऐतिहासिक पत्थरों के साथ यह सुलूक किया जा रहा है और इस हरकत पर मंत्रालय आसार ए कदीमा का पुरातत्व क्यों पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है। वहीं आप 15वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेडलाइंस जो व्हाइट हाउस के एमोसी हॉस्टिन ने बेरूत यात्रा टाल दी है।
ताजा खबर वॉशिंगटन से है, जहां व्हाइट हाउस के कासिद एमोस होगस्टिन ने अपनी बेरूत यात्रा को नामालूम तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया है। यह फैसला उन्होंने तब लिया है जब लेबनान के सीजफायर प्रस्ताव पर और वजाहत की जरूरत महसूस की गई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक होगस्टिन ने लेबनानी पार्लियामेंट स्पीकर नबी बेरी को अपने इस फैसले की इत्तला दी है। इससे पहले रॉयटर्स ने एक सीनियर लेबनानी अफसर के हवाले से यह बताया कि लेबनानी रेजिस्टेंस ने अमेरिकी तजवीज पर अपने नोट्स नबी बेरी को पेश किए, जिसमें बताया गया कि यह तजवीज सीजफायर में रुकावट नहीं डालेगी। इसके अलावा लेबनान ने साफ कर दिया कि वो मॉनिटरिंग कमेटी में जर्मनी या ब्रिटेन को शामिल करने का विरोध करता है और उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1701 के अमल पर जोर दिया है। वहीं आप 16वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। ताजा खबर अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स के बयान से आ रही है, जहां उन्होंने कहा है कि इजराइल की गैर इखलाकी हरकतों की वजह से इजराइल आज पहले से कहीं ज्यादा बेख्तियार और तन्हा महसूस कर रहा है। सैंडर्स ने अपने बयान में जिक्र किया है कि इजराइल के लगातार जारी जंग और कब्जे की नीतियों की वजह से अब कई हुकूमतें, आलमी इदारे उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इस बढ़ती मुखालफत ने इजराइल की सियासी हालत को और मुश्किल बना दिया है। वहीं आप 17वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरगाची का बयान सामने आया है। ताजा खबर ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरगाची के बयान से है, जहां उन्होंने कहा है कि खारिजी पॉलिसी का मकाम पहले से फैसला करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि असलियत का मतलब सबूत की बुनियाद पर फैसला करना होता है। सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अरगाची ने एक अफवाह का जिक्र किया कि जिसमें कहा गया था कि एक ईरानी ओहदेदार ने एलन मस्क से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि यह अफवाह इस बात की मिसाल है कि कैसे दिमागी झुकाव और इंसानों के फैसलों को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बिना किसी सबूत के इस अफवाह को मान लिया और यहां तक कि इस मुलाकात की तस्दीक भी कर दी और इसका ताजिया भी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि मुलाकात हो, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।